नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर 3 जून की करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे इस महामारी के बीच और जल्द से जल्द वैक्सीनेट होने की कगार पर होंगे। चलिए इसी उम्मीद में आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने 3 कलर्स का इस्तेमाल किया है वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, येलो, ग्रीन और ब्लू। बेसिकली मैंने ग्रीन से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट की हैं, ब्लू से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया या फिर जो सिलेक्ट हुए हैं, और येलो से कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ प्लेसेस के नाम्स मैंने हाईलाइट किए हैं। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। चलिए शुरू करते हैं 3 जून के करंट अफेयर्स को। तो आज की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है रिसेंटली, अभी हाल ही में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द ओनली लास्ट सर्वाइविंग मेंबर की मृत्यु हो गई है। उनका नाम है टी.एम. कलियन्नन। उनकी मृत्यु 101 साल की उम्र में हुई है। उनके बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यंगेस्ट मेंबर है, रह चुके हैं। साथ साथ हमारे फर्स्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। तो बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने प्रिसाइड किया था 9 दिसंबर 1946 के सेशन को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन को, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उनको प्रिसाइड किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। उसके बाद जो पहले परमानेंट प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पहले परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो थे H.C. मुखर्जी, हरीश कुमार मुखर्जी। साथ साथ और एक बात याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितना वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा वो है 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने अपने नए चेयरमैन के रूप में अदर पूनावाला को चुन लिया है। अदर पूनावाला आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली इनकी जो कंपनी है द राइजिंग सन, उन्होंने रिसेंटली 3,456 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है मैग्मा फिनकॉर्प में। क्यों? टू बाई 60% ऑफ स्टेक्स। मैग्मा फिनकॉर्प की 60% ऑफ स्टेक्स को खरीदने के लिए अदर पूनावाला जी ने 3,456 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। बात हो रही है मैग्मा फिनकॉर्प की, तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने चेयरमैन को तो अपॉइंट किया ही है, साथ साथ अपने एमडी एंड सीईओ को भी अपॉइंट किया है। देख लेते हैं। जो अभी करंट सीईओ बने हैं वो है विजय देशवाल जी, और जो एमडी बने हैं वो है अभय भुटाडा जी। मिस्टर अभय भुटाडा ये पूनावाला फाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो मैग्मा फिनकॉर्प की जो हेडक्वार्टर है वो है वेस्ट बंगाल में। ये बनी थी 1988 में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे मयंक पोद्दार एंड संजय चामरिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी एक हाई पावर्ड रिकमेंडेशन कमेटी ने NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया, जो कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं। जिस हाई पावर्ड रिकमेंडेशन कमेटी के द्वारा इनको चुना गया है उनमें जो मेंबर्स थे वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा का नाम बता दिया है, आप मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा का नाम बताइएगा। चलिए, बात हो रही है NHRC की, तो NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये बनी थी 12 अक्टूबर 1993 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अभी एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि दुबई में हो रही है, उसमें इंडियन प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है प्रोफेशनल बॉक्सर, मिस्टर संजीत कुमार जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है 91 केजी कैटेगरी में। और सबसे ताजुब की बात यह है कि इन्होंने जिनको हराया है वो हैं वैसिली लेविट, ये 5 टाइम्स एशियन चैम्पियन रह चुके हैं, साथ साथ रियो ओलंपिक्स में इन्होंने ये सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके थे। ये कज़ाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है ASBC एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दुबई में अभी हो रही है। मैंने 3-4 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में बताया था आपको कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं हमारी इंडिया की, पूजा रानी एंड मैरी कॉम, इन्होंने हाल ही में 51 केजी कैटेगरी और 75 केजी कैटेगरी में सिल्वर और गोल्ड लाए हैं। मैरी कॉम ये 51 केजी कैटेगरी में सिल्वर मिला है इनको। इन्होंने ये हारी है कज़ाकिस्तान की जो लेडी थी नाजिम काइजाइबे, उनसे ये हार गई थी। और जो हमारी पूजा रानी है उन्होंने गोल्ड जीता था उज़्बेकिस्तान की लेडी को हराकर, बॉक्सर को हराकर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में हमारे नेवी के डिप्टी चीफ को चुन लिया गया है, अपॉइंट कर लिया गया है। ये बना है वाइस एडमायरल रवनीत सिंह। इनसे पहले जो रह चुके थे डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वो थे वाइस एडमायरल MS पवार। तो नेवल स्टाफ की बात हो रही है तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है CNS अभी फ़िलहाल करणबीर सिंह जी हैं। इंडियन नेवी की फाउंडेशन हुई थी जनवरी 1950 को। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, इन सब का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। तो बात हो रही है इंडियन नेवी की, तो इसका जो मोटो है वो है शम नो वरुणः। शम नो वरुणः इसका मतलब है मैं वरुणा मतलब द सी गॉड, मैं वरुणा पीसफुल टू अस। तो मैंने और भी कुछ आर्म्ड फोर्सेस की डिटेल्स को शेयर किया है इसके साथ, देख लीजिएगा। चलिए, अभी जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ है वो है मनोज मुकुंद नरावणे। ये बनी थी 1 अप्रैल 1895 में। और इसकी जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये पूरे वर्ल्ड की जो आर्मी है उसमें वन ऑफ द बेस्ट मोटो लगता है इंडियन आर्मी की, सर्विस बिफोर सेल्फ। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है अभी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका मोटो है नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी WHO ने हाल ही में चाइनीज़ कोविड-19 वैक्सीन जो है साइनोवैक या सीनोवैक, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो इसको अप्रूवल दे दी है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के आधार पर। सीनोवैक जो है या साइनोवैक जो है, ये साइनोवैक बायोटेक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये वर्ल्ड के 8th वैक्सीन के रूप में इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के आधार वर्ल्ड के 8th वैक्सीन के रूप में इसको WHO ने अप्रूवल दिया है। तो चलते हैं, जान लेते हैं थोड़ा कि अभी हाल ही में हमने परसों की ही बात करी है कि WHO ने जो वेरिएंट्स हैं, इंडियन वेरिएंट एंड UK वेरिएंट, और भी जो बहुत सारे वेरिएंट है, इनको इनके कंट्री के नाम से जानने में बहुत ज़्यादा केओस मच रहा था। तो WHO ने इनको अलग नाम दे दिया था। जैसे इंडियन वेरिएंट को नाम दिया गया था डेल्टा और UK वेरिएंट को नाम दिया गया था अल्फ़ा। इंडियन वेरिएंट था B1.617.2, ऐसा कुछ था, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, वियतनाम में इसका एक कंबाइंड म्यूटेशन देखने को मिला है। एक वेरिएंट ऐसा है जो कि इंडियन वेरिएंट डेल्टा और अल्फ़ा वेरिएंट जो है, इसका एक मिश्रण देखने को मिला है वियतनाम में, और जो कि बहुत ख़तरनाक कहा जा रहा है। और ये हवा से बहुत जल्दी फैल रहा है, हवा के कारण बहुत जल्दी फैल रहा है। तो मैंने नीचे ये दे दिया है, कोविड-19 की जो वेरिएंट्स है उनको अभी WHO ने कहा है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। तो बात हो रही है वियतनाम की। वियतनाम में ये बहुत जल्दी फैलने लगा है, बहुत ज़्यादा महामारी मची हुई है वियतनाम में। तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, उसकी जो करेंसी है वो है डोंग। उसके जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट है वो है गुएन जुआन फुक।
और जो प्राइम मिनिस्टर है वियतनाम के, उनका नाम है फाम मिन चिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चाइना की बात हो रही थी, तो एज बिकॉज चाइना के वैक्सीन को अप्रूवल मिला है WHO से, तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी, इसके प्रेसिडेंट अभी हाल में है जी जिनपिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से आया है कि इसने अभी अपकमिंग वर्ल्ड कप्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। वो स्टेप्स है जैसे अभी द मेंस ODI वर्ल्ड कप इन 2027 एंड 2031 विल बी अ 14 टीम इवेंट। ये 14 टीम का एक इवेंट होगा वर्ल्ड कप, जो 2027 और 2031 में बनेगा, मतलब जो होगा इसमें 14 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। साथ साथ जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है, जो कि 2024, 2026 और 2028 एंड 2030 में होने वाली है, इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और टोटल 55 मैचेस होंगी। ये स्टेप्स लिए गए हैं, ये डिसीजंस ली गई हैं इंटरनेशनल कोर्ट क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। तो बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ये बनी थी 1909 में, 15 जून 1909। इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। इसके अभी हाल ही में CEO जो है, फिलहाल में जो CEO है वो है मनु साहनी जी, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो बात हो रही है क्रिकेट काउंसिल की, तो BCCI की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बनी थी दिसंबर 1928 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इनके प्रेसिडेंट अभी है सौरव गांगुली और सेक्रेटरी है जय शाह जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इसराइल से। इसराइल का भी 11th प्रेसिडेंट चुने गए हैं आइजैक हर्जोग। ये इसराइल की लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक प्रोफेशनल लॉयर भी रह चुके हैं और साथ साथ जूइश एजेंसी फॉर इसराइल के चेयरपर्सन भी हैं अभी फ़िलहाल। इससे पहले इन्होंने गवर्नमेंट सेक्रेटरी के रूप में भी सर्व किया था 1999 से 2001 तक। तो बात हो रही है इसराइल की, तो इसराइल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल है जेरूसलम। परंतु इंडिया के द्वारा इसराइल की कैपिटल तेल अवीव को मानी जाती है। इंडिया ने जेरूसलम को कभी रिकॉग्नाइज़ किया ही नहीं। इंडिया तेल अवीव को मानती है इसराइल की कैपिटल। और इसराइल की जो करेंसी है वो है शेकेल। आपने क्या पूरी दुनिया ने फ़िलहाल हाल ही में इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके बारे में सुना था। तो हमास के बीच और हमास के साथ जो युद्ध हुई थी, हमास के बारे में थोड़ी जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। हमास क्या है? ये बेसिकली एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये बनी थी 1987 में। इसके हेडक्वार्टर्स है गाज़ा में। इसके 2 विंग्स हैं, एक है सोशल सर्विस विंग, एक है मिलिट्री विंग। सोशल सर्विस विंग का नाम दवा है और मिलिट्री विंग का नाम इज़ अद्दीन अल कसम है। मेरा यहाँ सोशल सर्विस विंग और मिलिट्री विंग के नाम का बोलने का मतलब एक रीज़न बहुत बड़ा है, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। वर्ल्ड में ऐसी कुछ कंट्रीज़ है जो कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं, जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, US, ये सारे हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं। परंतु ऐसे भी कुछ देश है जो हमास के इस मिलिट्री विंग को सिर्फ इस मिलिट्री विंग को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे, UK। ये हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती। इसकी जो मिलिट्री विंग है इज़ अद्दीन अल कसम, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Iranian Navy's largest warship sank in the Gulf of Oman after catching fire। ईरान की जो सबसे बड़ी वॉरशिप थी अभी गल्फ ऑफ ओमन में वो डूब गई है। किस कारण से? आग लगने के कारण से। उसका नाम है खर्ग। ये जो खर्ग वॉरशिप है ये ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई थी 1977 में। फिर ये 1984 में ईरान की फ्लीट की, मैरीटाइम फ्लीट की एक पार्ट बनी। और इनके एक नेवी ऑफिसर के अनुसार ये आग लगी थी उनके इंजन रूम में। इस खर्ग वॉरशिप के इंजन रूम में आग लगी थी, वहीं से ये आग बढ़ती गई। करीब 20 घंटे तक ये आग बुझाने की कोशिश चली, परंतु आखिरकार वो सफल नहीं हो पाए और वो वॉरशिप डूब गया पानी में। अभी हाल ही में उसी दिन जिस दिन ये हुआ है 2 जून को, ये जो हुआ है उसी दिन और एक किस्सा भी हुआ है यहाँ पर ईरान के तेहरान में। यहाँ एक ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई थी, जो कि ईरान के तेहरान के करीब है एकदम। बहुत बड़ी भयानक आग लग गई थी। अभी ईरान की हालत अगर बताई जाए तो बहुत खस्ता है। मिलिटेंट इक्विपमेंट्स की तरफ से बताया जाए तो भी हालत बहुत ख़राब है।
मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि ईरान में अभी जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट यूज़ होता है उसमें से लगभग 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले बनाई गई थी। बहुत कम ऐसे हैं जो कि बाद में बनाई गई हैं। अभी हाल ही में ट्यूसडे को एक ईरान की जो F-5 फाइटर है वो हंगर में पड़े कुछ 2 पायलट्स उसके अंदर थे, तो वो हंगर के अंदर रखी हुई थी, तो पड़े उसमें माल फंक्शन हो गया और बाय मिस्टेकनली वो 2 पायलट्स इजेक्ट हो गए और इजेक्ट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी उनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, तो उनको इस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो चलिए, ईरान की बात हो रही है तो जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इसकी करेंसी है रियाल और अभी इसके प्राइम मिनिस्टर है हसन रूहानी जी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी WHO ने हाल ही में अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरमैन को चुन लिया है, जो कि बने हैं पैट्रिक अमोथ। ये केनिया के रहने वाले हैं। इवन ये केनिया के हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल भी हैं अभी फ़िलहाल में। इससे पहले जो चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है WHO की, उसके जो चेयरमैन थे वो हर्षवर्धन गोयल जी थे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जिनके अंडर है, हर्षवर्धन गोयल जी हैं। इनका 2 जून को टेन्योर ख़त्म हुआ है। इसके बाद ही डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को अपॉइंट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो बात हो रही है WHO की, जान लेते हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल अभी टेड्रोस अधनम है। मैंने आपको बताया था ये इथोपिया से लीड करते हैं और इनके जीतने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न चाइना भी है। और फिर आते हैं, अभी WHO का जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में और ये बनी थी 7 अप्रैल 1948 में। बात हो रही है कि डॉक्टर पैट्रिक अमोथ की, तो ये केनिया के रहने वाले हैं। तो केनिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। केनिया की कैपिटल है नायरोबी। नायरोबी से एक बात याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की एक पार्ट है जो है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर्स भी नायरोबी में ही है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद केनिया की करेंसी जो है शिलिंग है। इसके जो प्रेसिडेंट है करंट में वो है उहुरू केनियाट्टा। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात कर रहे थे, यूनेप की, UNEP। इसके हेडक्वार्टर्स है नायरोबी केनिया, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बनी थी 5 जून 1972 में। देखिए, आप कुछ चीज़ यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब है? 5 जून। तो इसकी फाउंडेशन डेट है 5 जून 1972। इसके ऊपर जो हमने देखा था WHO वर्ल्ड हेल्थ डे कब है? 7 अप्रैल को। तो इसके फाउंडेशन डेट भी है 7 अप्रैल 1948 को। तो चलिए बढ़ते हैं। अभी UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है इंगर एंडरसन और इसके जो फाउंडर थे वो थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ऐसे फॉर्म किया था। चलिए बढ़ते हैं। लास्ट यही था लास्ट, आई एम सॉरी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर कल की करंट अफेयर्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे और हौसला मिलता रहे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।